स्टार्ट करने वाले हैं हम फिजिक्स का सबसे पहला क्लास जिसका नाम है वेक्टर। सही ना? देखिए समझिए, फिजिक्स में जो हम पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई करते हैं हम क्वालिटी की और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी की। क्लियर है? फिजिक्स में हम पढ़ाई करते हैं क्वालिटी की और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी की। क्वालिटी के बारे में जैसे जैसे आपका चैप्टर बीतेगा, आप अपने सिलेबस को कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्वालिटी के बारे में पूरा समझते जाएंगे। अगर अभी हम आपको क्वालिटी पूरा समझाने लगे तो आपको शायद समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है। क्लियर है? जैसे जैसे चैप्टर बीतेगा क्वालिटी के बारे में आपको जो है बेहतर समझ में आएगा। तत्काल हम अपना जो है क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए, फिजिक्स में क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है, और दूसरा जिसको हम कहते हैं आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? सो फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहा जाता है दैट कैन बी वेल मेजर्ड। समझिएगा ध्यान से, दैट कैन बी वेल मेजर्ड एंड वेल एक्सप्रेस्ड। इसको हम लोग वेल मेजर्ड कर सकते हैं और वेल एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सब ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम वेल मेजर कर सकते हैं और इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है दैट कांट बी मेजर्ड। क्लियर है? इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड कांट बी वेल एक्सप्रेस्ड, कांट बी वेल एक्सप्रेस्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी में स्पीड को नापने के लिए एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम है स्पीडोमीटर। ये आपको बताता है कि गाड़ी उस समय कितनी स्पीड पे चल रहा है। ठीक है? उसी तरह से जैसे अगर टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए हमारे पास थर्मोमीटर है। क्लियर है? अगर हमको प्रेशर नापना है तो उसके लिए हमारे पास बैरोमीटर है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है उसको नापने के लिए ऑक्सीमीटर है। क्लियर है? बॉडी में शुगर परसेंटेज कितना है उसको नापने के लिए डिवाइस। मतलब जिस क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं, एक्चुअल में उसको नापने के लिए या तो हमारे पास फॉर्मूला है या हमारे पास डिवाइस है जिसकी मदद से उस क्वांटिटी को हम लोग नाप सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर मान लो कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला, डिस्टेंस नापने के लिए देखते हैं गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है जो बताता है कि कितना डिस्टेंस गाड़ी चला है। वो या तो डिजिटल हो या एनालॉग हो, वो एक अलग विषय है। ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसको नापने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है, कोई भी डिवाइस नहीं है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी खुश है। ठीक है? तो खुशी को नापने के लिए मार्केट में कहीं कोई खुशियोमीटर डिवाइस तो मिलता नहीं है। किसी को गम है किसी बात का तो उसको भी जो है कोई गमोमीटर डिवाइस तो है नहीं। समझ रहे हैं बात? तो फिजिक्स में जिसको हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की श्रेणी में आता है और जिसको नाप नहीं सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के श्रेणी में आता है। और ये हमारा सिलेबस है ही नहीं। हमें नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में फिजिक्स में पढ़ना तक नहीं है। क्लियर है? सो देखिए यहां पे फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? सबसे पहला क्लासिफाई किया गया है उसको, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पे। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में आता है सबसे पहला जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये वैसे क्वांटिटी होते हैं जो किसी पे निर्भर नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है अदर फिजिकल क्वांटिटी के। जैसे फॉर एग्जांपल मास। अब किसी बॉडी का मास कितना है इसको टाइम से मतलब नहीं है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? किसी भी बॉडी का, आप समझिए, किसी भी बॉडी का मास कितना है उसको टाइम से मतलब नहीं है, टाइम को टेम्परेचर से मतलब नहीं है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं?
उसको लेंथ से मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि कोई बॉडी जिसका लेंथ 1 मीटर है उसका टेम्परेचर इतना ही होगा। क्लियर है? सो वैसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? दूसरा जो आता है डिपेंडेंसी के आधार पे, वो है आपका डिराइव क्वांटिटी। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, उसमें आप यही फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं। समझ रहे हैं बात? चलिए, सो डिराइव क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे निर्भर करती है। उसके डेरिवेशन या उसकी क्लासिफिकेशन या उसका एक्सप्रेशन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फोर्स कह सकते हैं, हम वर्क कह सकते हैं, हम एनर्जी कह सकते हैं, हम वेलोसिटी कह सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप समझिए कि अगर कोई गाड़ी है जो एक मान लो वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रीच कर सकती है, मान लेते हैं, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को रीच करने के लिए गाड़ी को एक समय चाहिए। समझ रहे हैं बात? और एक दूरी तय करेगा तब जाकर के उसकी जो आप कह सकते हैं वेलोसिटी है वो 100 हो सकती है। समझ रहे बात? ऐसा तो है नहीं कि आपने स्टार्ट किया 100 रहा। आप एक दूरी तय करते हैं तब गाड़ी की स्पीड 0 से लेकर के 100 होती है। क्लियर है? सो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? अब फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करने का जो दूसरा तरीका है वो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और यहीं से वेक्टर चैप्टर जो है आपका शुरू होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्केलर और दूसरा नाम आता है वेक्टर। ठीक है? अब समझिए ध्यान से, स्केलर उन फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। आ गई बात समझ में? ये वैसी क्वांटिटी है, ऑल दोज क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। क्लियर है? जैसे इसके एग्जाम्पल में मास, लेंथ, क्लियर है, स्पीड, वर्क, डेंसिटी, क्लियर है, ये सब ऐसे क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? लेकिन दूसरा जो क्वांटिटी है वो है आपका वेक्टर। क्लियर है? समझिए ध्यान से, दूसरा क्वांटिटी क्या है आपका? वेक्टर। तो वेक्टर वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम, यहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही वेक्टर होना नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? हमने कहा कि वेक्टर उन क्वांटिटी को कहा जाता है, सिंपल डिफिनेशन, ऑल दोज क्वांटिटीज, क्लियर है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही वेक्टर होना नहीं है। क्लियर है? समझ रहे बात? मतलब ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। करंट उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मतलब क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस वेक्टर लॉज को फॉलो करे।
बात समझ पा रहे हैं? वेक्टर होने के लिए, समझो बाबू ध्यान से, वेक्टर होने के लिए सबसे पहला मैग्नीट्यूड चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, और साथ में वेक्टर लॉज जो है उसको वो फॉलो करे। आगे बात समझ में? वेक्टर के जो लॉज है उसको वो फॉलो करे। अगर ऐसा है तो वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। कहीं कोई दिक्कत? इसकी अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, वेक्टर का एग्जांपल, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, क्लियर है, एक्सेलरेशन हो गया, आगे बात समझ में, फोर्स हो गया, क्लियर है। ये सब वैसी क्वांटिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं कोई दिक्कत? समझ रहे बात? इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बस साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा, समझ गया ना? चलिए, तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग वेक्टर, क्लियर है। डिफिनेशन आप लोग समझ ही गए हैं। ये all those physical quantity that can be expressed in terms of magnitude and direction as well as it follow vector laws, the term, the quantity is called physical quantities। बहुत सिंपल डिफिनेशन है। सो जब भी हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, जिसमें इस पॉइंट को हम लोग टेल कहते हैं और इस पॉइंट को हेड कहते हैं हम लोग। हेड का ही दूसरा नाम टर्मिनस है बाबू, समझिएगा ध्यान से। हेड का ही दूसरा नाम क्या है? टर्मिनस। और टेल को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, क्लियर है। सो जैसे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको लिखना है, मान लो पी क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? पी क्यू और उसके सर के ऊपर एरो। इसका मतलब हुआ कि जो पी है वो आपका इसका टेल है और जो क्यू है वो इसका हेड है, क्लियर है। अगर मान लो कोई ए बी वेक्टर लिखा हुआ है तो उसमें ए उसका टेल है, बी उसका हेड है। आ गई बात समझ में? अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो आपका सी डी है, तो सिमिलरली सी जो है उसका टेल है और डी उसका क्या है? हेड है, क्लियर है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में लिखते कैसे हैं, पहले उसको समझने के लिए पहले थोड़ा आप कोऑर्डिनेट को समझिए, क्लियर है, ठीक है ना। देखिए, जैसे अब कोऑर्डिनेट समझिए ताकि आपको पता चले कि कोऑर्डिनेट बेसिकली होगा कैसे, लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है और ये आपका ओरिजिन है, क्लियर है। x डैश y और y डैश, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल में 4 हिस्से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और जब भी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं तो हम x, y लिखते हैं, मतलब सबसे पहले हम x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे, क्लियर है। x पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, y पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव। आ गई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, अब जब हम वेक्टर लिखते हैं समझिएगा ध्यान से, जैसे आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये y है, अब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे वेक्टर तो डायरेक्शन अलोंग x जो है उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन अलोंग y को हम j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन अलोंग z को हम k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डायरेक्शन अलोंग x i कैप,
डायरेक्शन अलोंग वाई जे कैप और डायरेक्शन अलोंग जेड के कैप। क्लियर है? देखिए आई कैप लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और मान लो माइनस आई कैप है तो वो बताता है डायरेक्शन अलोंग एक्स डैश, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर जे कैप है तो ये बताता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और माइनस जे कैप है तो ये बताता है आपको डायरेक्शन अलोंग वाई डैश एक्सिस। सही। अगर के कैप है तो ये आपको बताता है डायरेक्शन अलोंग, क्लियर है, जेड एक्सिस। ये सब पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करें तो आपको पता हो कि आई का मतलब क्या है, जे का मतलब क्या है और के का मतलब क्या है। सही ना? तो माइनस के कैप जो है वो आपको बताएगा डायरेक्शन अलोंग, क्लियर है, डायरेक्शन अलोंग जेड डैश एक्सिस। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? अब आप यहां पे 2D के कोऑर्डिनेट भी देख रहे हैं कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। समझ रहे हैं? इसका अगर हम टेबल बना दे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। क्लियर है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फोर्थ, ये एक्स है, ये वाई है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। पहले में दोनों पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, और ये। क्लियर है? सो अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, 2D को समझिए पहले। क्लियर है? ये वाई डैश है, ये वाई है, ये एक्स है, एक्स डैश है और ये ओरिजिन है। क्लियर है? अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट है P जो कि है x कॉमा वाई। क्लियर है? पॉइंट P क्या है? x कॉमा वाई। ठीक है? तो अगर आप ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ दें ऐसे, क्लियर है? आपने क्या किया? ओरिजिन से इस P पॉइंट को आपने जो है डायरेक्ट किया। आ गई बात समझ में? ओरिजिन से आपने इस P पॉइंट को डायरेक्ट किया तो यहां जो वेक्टर आपको मिला वो वेक्टर कहलाया ओपी वेक्टर, और इसी वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर्क वेक्टर भी लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसको लिखा कैसे जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से। आप यहां से ब्रोकन लाइन बनाइए और मान लेते हैं कि ये लैंड किया Q पॉइंट पे, तो सबसे पहले आप x चलेंगे तो डायरेक्शन x के अलोंग है, तो ये x मैग्नीट्यूड हुआ और i कैप उसका डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? फिर आप Q से कहां चले? P की तरफ चले, y मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन हो गया आपका j कैप। तो ये जो OP वेक्टर है उसको लिखा जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। समझिए बात ध्यान से। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब समझिए ध्यान से, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके पास बाबू मैग्नीट्यूड है। आ गई बात समझ में? और इसके पास डायरेक्शन है। ये दोनों चीज को समझना है। किसी भी वेक्टर को जब हम लोग लिख रहे हैं तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी और साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी है। समझ ना बात? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अब मान के चलो दूसरा एक वेक्टर हम ले लें, समझना। फिर से ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। क्लियर है? अब कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है, P पॉइंट यहां लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा वाई होगा। तो माइनस एक्स का मतलब है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? समझ ना बात? माइनस का मतलब क्या यहां है? निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप क्या करिए कि ओरिजिन से इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर? डायरेक्ट कर दिया आपने
सो ये जो ओपी वेक्टर आपको मिला वो ओपी वेक्टर फिर से पोजीशन वेक्टर हुआ, इसी को हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ओपी वेक्टर बराबर, अब देखिए आप मैग्नीट्यूड समझिए, मैग्नीट्यूड तो यहां से यहां एक्स ही है लेकिन डायरेक्शन एक्स डैश की तरफ है, तो इसी के लिए माइनस आई कैप का प्रयोग होगा। और फिर यहां से हम y जाएंगे, y पॉजिटिव है तो y जे कैप। सो ओपी वेक्टर को हम लिखेंगे माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी निगेटिव। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, अगर निगेटिव है तो वो आपका डायरेक्शन निगेटिव है। समझ रहे हैं बात? मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, अगर कुछ निगेटिव है तो वो क्या है? डायरेक्शन। समझ रहे हैं बात? मान लीजिए कि कोई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। क्लियर है? और वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑब्वियस है कि पॉइंट कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से उस पॉइंट को आप डायरेक्ट कर दीजिए, वो बन गया ओपी वेक्टर। क्लियर है? ओरिजिन से आप किसी भी पॉइंट को डायरेक्ट कीजिए, जो वेक्टर बनेगा उसका नाम क्या है बाबू? पोजीशन वेक्टर। सो यहां पे ओपी वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम लोग आर वेक्टर कहेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखेंगे ओपी वेक्टर बराबर, समझिएगा, माइनस एक्स, मतलब यहां से जो है, यहां से हम लोग एक्स चले लेकिन निगेटिव एक्सिस की तरफ चले तो माइनस आई कैप, फिर वाई भी चले निगेटिव की तरफ तो माइनस वाई जे कैप, तो वेक्टर लिखा जाएगा माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। क्लियर है? क्या लिखा जाएगा? माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा माइनस वाई होगा। क्लियर है? पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा माइनस वाई। फिर इसमें भी ये जो ओपी वेक्टर है ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा, आर वेक्टर बोलेंगे। और ये भी जो ओपी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ये समझिएगा ध्यान से। सो ये जो आप देख रहे हैं ये टू डायमेंशनल वेक्टर जिसमें आई और जे का प्रयोग हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लेके चल रहे हैं, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जितना भी वेक्टर हम यहां पे लिख रहे हैं उन सभी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन होगा। आ गई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? अब सिमिलरली जब हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी जैसे यहां पे चार क्वाड्रेंट है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके 8, समझिए ध्यान से, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके 8 स्पेस होंगे। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको 2D ज्योमेट्री कह लीजिए, 2D कोऑर्डिनेट कर लीजिए, इसमें आपके 4 प्लेन होंगे। क्लियर है? कौन कौन से? एक्स वाई, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई डैश, ये 4 प्लेन होंगे। क्लियर है? इसी के लिए टू डायमेंशनल मोशन जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसको मोशन इन प्लेन भी कहा गया है। कहीं कोई दिक्कत? समझ रहे बात? रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी आप समझ पा रहे हैं। अगर x के अलोंग है तो i, x डैश के अलोंग है तो माइनस i, y के अलोंग है तो j, y डैश के अलोंग है तो माइनस j, z के अलोंग है तो k और z डैश के अलोंग है तो माइनस k, और इसको लिखेंगे बिल्कुल ऐसे। अब देखिए इसमें थोड़ा डायरेक्शन भी समझाते हैं कि हम यहां पे डायरेक्शन किसके बारे में कह रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब हुआ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उस पोजीशन वेक्टर ने एंगल कितने का बनाया, ये समझ रहे बात? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पोजीशन वेक्टर है, उसके साथ इसने एंगल कौन सा बनाया। दूसरे फिगर में देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, पोजीशन वेक्टर ये है, तो एंगल कौन सा बनाया, ये। क्लियर है? फिर देखिए 3D में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पोजीशन वेक्टर है,
इसके साथ जो एंगल बनाया, क्लियर है, इस एंगल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वही आपका डायरेक्शन देगा। क्लियर है, इसको नोट किया जाए। चले आगे हम लोग। पहले आप वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पहले समझ लीजिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझना आसान है। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग स्पेस भी कहते हैं, इसमें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं बात? अब देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक्स, वाई और जेड। मान लो ये एक्स है, इसको वाई मान लो और इसको मान लो जेड, और ये हो गया ओरिजिन। आ गई बात समझ में? सो एक्स, वाई और जेड, इसमें जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्लियर है, वो पॉइंट लाई कहां करेगा? तो वो पॉइंट लाई करेगा स्पेस में, हवा में। ठीक है, अब देखिए जैसे 2D में 4 क्वाड्रेंट थे, आपका 3D में 8 स्पेस होगा। कैसे? उसके लिए थोड़ा सा इसको समझिए। मान लेते हैं ये आपका एक्स है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये एक्स है और ये वाई है, क्लियर है। तो ये एक्स, एक्स के पीछे एक्स डैश, क्लियर है। ये वाई और वाई के पीछे ये वाई हुआ और ये हो गया वाई डैश। ये 2 डायमेंशनल मिला। अगर ऐसे देखें तो 2 डायमेंशनल है ये। सो ये पहला प्लेन हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको आप कहते हैं एक्स और वाई। ये दूसरा हुआ, क्लियर है, एक्स डैश और वाई। ये तीसरा हुआ एक्स डैश वाई डैश, और ये चौथा हुआ एक्स और वाई डैश। सो ये 2 डायमेंशनल है। अगर हम इसी तरह से जेड एक्सिस खड़ा कर दें, क्लियर, अब समझिए, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, समझ पाइए। तो टोटल इसमें 8 स्पेस हुआ। पहला स्पेस ये एक्स वाई जेड, पहला स्पेस हो गया एक्स वाई और जेड। दूसरा स्पेस देखिए, ये हो गया दूसरा स्पेस, जो कि हो गया एक्स डैश वाई और जेड। तीसरा स्पेस ये हुआ एक्स डैश वाई डैश जेड। चौथा स्पेस ये हुआ एक्स वाई डैश जेड। सो 4 ऊपर, 1 2 3 और 4, और फिर 4 नीचे, 1 2 3 4। तो नीचे यहां से देखिए क्या हुआ, एक्स वाई जेड डैश। समझिए ध्यान से, एक्स वाई और जेड डैश। यहां जाके देखिए एक्स डैश वाई जेड डैश। यहां देखिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। यहां देखिए एक्स वाई डैश और जेड डैश। सो टोटल 3 डायमेंशनल में आपके 8 स्पेस हुए। अब उस 8 स्पेस का साइन कन्वेंशन या तो आप, क्लियर है, स्पेस कोऑर्डिनेट लिख के भी याद कर सकते हैं, या उसको याद करने का हम आपको एक बेसिक तरीका बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और चलिए ये 8, क्लियर है। सो ये हुआ x, ये y और ये z। समझ रहे हैं बात? ये हो गया फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8। आ गई बात समझ में? सो याद करने का बेसिक तरीका है 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट स्कीम है वो तो आपको याद है, उसको लिख दीजिए 2 डायमेंशन में। एक्स प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यही होता है 2D का कोऑर्डिनेट साइन स्कीम। फिर इसी को वापस रिपीट कर दीजिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। सो आपका एक्स और वाई कंप्लीट हो गया।
अब जेड के लिए क्या करना है कि पहले 4 में प्लस लिखिए, अगले 4 में माइनस लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है? सो पहले 4 में प्लस और अगले 4 में माइनस। यही हो गया आपके 3D का कोऑर्डिनेट स्कीम। क्लियर है? 8 स्पेस और 8 के साइन, किस में x पॉजिटिव होगा, किस में y पॉजिटिव होगा, किस में z पॉजिटिव होगा, किस में x निगेटिव होगा, y निगेटिव होगा या z निगेटिव होगा। जैसे आप लोग समझिए, मान लो हम एक रैंडम पॉइंट लिखते हैं, मान लो P एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, -3 और -4। समझिए ध्यान से, पॉइंट क्या है 2, -3 और -4। आप खुद बताइए कि ये पॉइंट लाई कहां करेगा। अगर आप साइन देखते हैं तो x पॉजिटिव है, y निगेटिव है और z भी निगेटिव है, x y z। ये आपका किस में होता है 8th स्पेस में। तो ये कहां, ये पॉइंट कहां लाई करेगा 8th स्पेस में। आ गई बात समझ में? अगर एक रैंडम पॉइंट Q है -2, -3 और 4 मान लेते हैं, -2, -3, -4। तो अगर इस पॉइंट के बारे में आप समझिए ध्यान से, तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, x निगेटिव, y निगेटिव, z पॉजिटिव। देखिए थर्ड स्पेस को, x निगेटिव, y निगेटिव, z पॉजिटिव। सो ये ऑब्वियस लाई करेगा आपके थर्ड स्पेस में। क्लियर है? अब इसके रिप्रेजेंटेशन को समझना है ध्यान से। जैसे 2D में रिप्रेजेंट किए, बस वैसे 3D में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर यहां पे देखिए, क्लियर है? यहां देखिए, ये x, ये y और ये z। क्लियर है? और कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। ओरिजिन से इस पॉइंट को आप डायरेक्ट कीजिए। समझिएगा ध्यान से, ओरिजिन से इस पॉइंट को आप डायरेक्ट कीजिए। जो लाइन बनी, वेक्टर बनी, वो ओपी वेक्टर है, उसी का नाम पोजीशन वेक्टर है। उसमें आप क्या हुआ, सबसे पहले आप जो है उसमें x की तरफ चले, सो x आई कैप, फिर आप y की तरफ चले। क्लियर है? समझ रहे बात? फिर आप इस तरह से y की तरफ चले तो y j कैप, और फिर आप z की तरफ चले तो z k कैप। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? z k कैप। तो इसको लिखेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर r वेक्टर बराबर x i कैप, y j कैप और z k कैप। ये समझिए कैसे लिखे, x i कैप, y j कैप और z k कैप। मान लो सेकेंड स्पेस में लाई करता, तो सेकेंड स्पेस में x निगेटिव होता है, तो सेकेंड स्पेस का पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखते, क्लियर है, तो वो कैसा लिखते, -x i कैप, y j कैप और z k कैप, क्योंकि खाली उसमें x ही निगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव। ये सेकेंड स्पेस में लिखते। अगर थर्ड स्पेस में लिखते तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो -x i कैप, -y j कैप प्लस z k कैप। क्योंकि इसमें x ये फर्स्ट में है, क्योंकि इसमें x निगेटिव है, y निगेटिव है, लेकिन z पॉजिटिव है, तो -x i कैप, -y j कैप प्लस z k कैप। समझ रहे? अगर फोर्थ में लिखते, तो फोर्थ में देखिए x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो इसको लिखते x i कैप, -y j कैप प्लस z k कैप। ये फोर्थ स्पेस हो गया। अगर फिफ्थ में लिखते, तो फिफ्थ में देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है, लेकिन z निगेटिव है, तो x i कैप, y j कैप माइनस z k कैप। अब यहां पे x y z की जगह जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज होंगी वो वैल्यू लिखी रहेगी, 2 4 5 6 इस तरह से। ये आपका फिफ्थ स्पेस में लाई करेगा। अगर r वेक्टर बराबर लिखा हुआ रहे -x i कैप प्लस y j कैप माइनस z k कैप, ये कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा आपको सिक्स्थ स्पेस में। अगर r वेक्टर बराबर -x i माइनस y j माइनस z k, ये कहां लाई करेगा, सेवेंथ स्पेस में। क्लियर है? अगर r वेक्टर बराबर -x, क्लियर है,
माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई, सॉरी सेवेंथ में तो एक्स पॉजिटिव होता है, तो एक्स आई कैप माइनस वाई जे माइनस जेड के, ये कहां लाई करेगा? एथ स्पेस। समझ रहे बात? तो वेक्टर किस तरह से लिखा हुआ है इसको देख करके भी आप ये बता सकते हैं कि वो किस स्पेस में लाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल से थोड़ा एक समझिए, जैसे एक रैंडम हम वेक्टर लिखते हैं, मान लो ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k। क्लियर है? समझिए क्या लिखा हमने, ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो देखिए x यहां पे x पॉजिटिव है, y निगेटिव है और z पॉजिटिव है। क्लियर है? तो x पॉजिटिव, y निगेटिव, z पॉजिटिव फोर्थ स्पेस में लाई करता है। सो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्चुअल में फोर्थ स्पेस में लाई करेगा। अगर एक दूसरा वेक्टर मान लो लिखा हुआ है जो कि है b वेक्टर बराबर, मान लो लिखते हैं हम लोग माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, रैंडम हम लिख रहे हैं। क्लियर है? सो 4i माइनस 3j माइनस 5k। अब देखिए तीनों निगेटिव है और ऐसा होता है कहां? सेवेंथ स्पेस में। सो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके सेवेंथ स्पेस में लाई करेगा। आ गई बात समझ में? अब क्योंकि ये सब वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। समझ रहे हैं बात? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर के बाद पढ़ेंगे। बस ये आपको पहले इसलिए हम बता दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, आई जे के, किस टर्म में हम लोग वेक्टर को लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, सी वेक्टर बराबर 4i माइनस 3j माइनस 7k रैंडम। देखिए x पॉजिटिव, y भी निगेटिव, z भी निगेटिव। तो x पॉजिटिव, समझिए x पॉजिटिव, y निगेटिव, z निगेटिव, ये एट्थ स्पेस में, देखिए यहां पे साइन में 8 स्पेस में ये लाई करता है। सो दिस पॉइंट विल लाई इन द 8th स्पेस। आ गई बात समझ में? सो ये रहा 2D और 3D का रिप्रेजेंटेशन।